नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज विद कैमरामैन बबलू के साथ आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 28 ऑफ द अक्टूबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं। जितने भी न्यूज आर्टिकल्स होते हैं, चाहे वो किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर हो, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, हम सभी का क्या करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए उसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज कौन सा दिन है, 28 ऑफ द अक्टूबर। और आज क्या है, तो आज वैसे तो ऐसा कोई डे है नहीं, लेकिन हाँ आज वर्ल्ड एनिमेशन डे मनाया जाता है। और ये स्टार्ट हुआ था 2002 से 2002 से कि जो एनिमेशन का जो फील्ड है उसके हमारे जैसे मूवीज में आपने देखा होगा है ना, जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। कार्टून्स में, इन सब में तो एनिमेशन डे को क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कौन सा दिन है, तो आज है 28 ऑफ द अक्टूबर। पहली न्यूज आती है हमारे सामने, साइबर फ्रॉड इन बैंकिंग ट्रांजैक्शन सर्विसेज फाइनेंशियल ईयर 2024। न्यूज क्या है समझना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसको समझना, फिर इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। देखो हुआ क्या, अभी किसी ने एक आरटीआई लगाई, समझना बिल्कुल बेसिक से। किसी ने एक आरटीआई लगाई, राइट टू इंफॉर्मेशन। और आपको पता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन क्या होता है। आप किसी के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बंदा बैठा है, तो आप उसके अगेंस्ट उसके लिए क्या लगा सकते हो, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई लगा सकते हो। आरटीआई एक्ट कब आया था, तो सिंपल याद रखना, आरटीआई 12 ऑफ द अक्टूबर 2005 से स्टार्ट हो गया था। और 12 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है, तो नेशनल इंफॉर्मेशन डे के नाम से मनाया जाता है, 12 ऑफ द अक्टूबर, ठीक है। पहले इसकी दो बातें देख लेते हैं। आरटीआई ठीक है, कब आया था, 2005 में आया था, 12 अक्टूबर को आया था, ठीक है। होता क्या है, मान लो तुम्हें किसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसके अंदर क्या होता है, सिंपल सा, तो याद रखना, नॉर्मल इंफॉर्मेशन तो 30 डेज में आपको मिल जाती है, ठीक है। और अगर किसी थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन है तो 40 दिन लग जाते हैं, ठीक है। और अगर किसी की लाइफ से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है तो 48 घंटे में आपको दे दी जाती है, सिंपल सा याद रखना, ठीक है। अब होता क्या है, अगर मान लो आप एपीएल में रहते हो, ठीक है, तो आपके कितने लगेंगे, 10 रुपए लगेंगे, ठीक है। अगर आप मेरी तरह बीपीएल में रहते हो तो आपके कितने पैसे लगेंगे, 0 रुपए लगेंगे, ठीक है। आपको एक एप्लीकेशन लगानी, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये क्या होता है, आरटीआई। जैसे कि अभी हमने रेलवे के जो बोर्ड लगाए गए थे ना, जिसके ऊपर मोदी जी के पोस्टर लगे हुए थे ना, तो उसके अगेंस्ट हमने आरटीआई लगाई। किसी ने तो पता चला 6 लाख के आसपास रुपए खर्च किए गए एक बोर्ड के ऊपर, तो हम ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बेसिकली मुझे ये जानने का राइट है कि मेरा पैसा जो है, क्योंकि पैसा किसका, हम सबका है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, या तो यानी कि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, वी द गरीब पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि हम लोग ज्यादा है, तो अल्टीमेटली हमारा राइट है, हमारे को जानना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। तो कुछ भी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। तो आया कब था, 2005 में आया था, किस दिन, 12 ऑफ द अक्टूबर, ठीक है। क्या बनाते हैं, नेशनल इंफॉर्मेशन डे। अब एक बात याद रखना, इसका जो इसमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, 1 + 10, यानी कि टोटल 11 होते हैं, ठीक है। अब समझना, इसका जो फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर था, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर था, सीआईसी, वो कौन था, तो याद रखना, वजाहत हबीबुल्लाह, वजाहत हबीबुल्लाह, ठीक है। ये क्या थे, हमारे फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अगर पूछे आज के दिन कौन है, तो आज के दिन याद रखना कौन है, अभी चेंज हुआ है कुछ दिन पहले, हीरालाल सामरिया। कौन बने हैं, हीरालाल सामरिया, ठीक है। ये बेसिक सी डिटेल हो गई किसके, आरटीआई के बारे में, ठीक है। तो सिंपल सा इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हुआ क्या, किसी ने क्या किया, पेटिशन लगाई, और जब पेटिशन लगाई, किसी ने अपील की, तो पता चला कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में, या फाइनेंशियल ईयर 2024 की अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर टोटल जो फ्रॉड हुआ है ना, आप लोगों के साथ समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इससे 3-4 बार पहले भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आपके साइबर क्राइम्स को याद रखना। भारत की साइबर क्राइम्स की इंडेक्स में इस बार जो लिस्ट आई थी, उसमें भारत 10th नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन था, रशिया और यूक्रेन। भारत कौन से पे, 10th नंबर पे। हमें इस बात को भी ध्यान रखना है, क्योंकि रैंक इंडेक्स वगैरह पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। हुआ क्या, 2020 से 2024 तक की अगर मैं डाटा की बात करूं, तो लगभग तुम लोगों से यानी इंडियन से 3207 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया है, ठीक है। और कितने केस हुए हैं, तो लगभग 5,82,000 5,82,000 साइबर फ्रॉड के केस रजिस्टर हुए। लगभग इतना पैसा तुमसे लूट लिया गया। और ये बात किसने कही, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई। और आरबीआई आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हो, कब बना था, 1935 में। फर्स्ट इसका चेयरमैन कौन था, सर ऑसबोर्न स्मिथ। अभी कौन है, तो हमारे शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। इसके जो गवर्नर हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, वो सारी बातें आप जानते हो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो बात की बात है, ठीक है। तो इसने कहा कि लगभग इतना पैसा इतने लोगों से क्या किया गया, फ्रॉड किया गया, ठीक है। कहा गया कि जो इंडिया में ग्रोइंग डिजिटल ट्रांजैक्शन जितने बढ़ रहे हैं ना, उसी से साइबर क्राइम बढ़ रहा है।
जैसे आपने देखा होगा जब कोरोना आया था ना, जब कोरोना आया था कोविड-19, और उससे पहले जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, ठीक है, याद रखना डीमोनेटाइजेशन 3 बार हो चुका है। 1946 में हुआ था, 1978 में हुआ था, और 2016 में हुआ था। एक बार ब्रिटिशर्स के टाइम पर, एक बार मोरारजी देसाई के टाइम पर, और एक बार कब हुआ था आपके मोदी जी के टाइम पर। और लास्ट वाले में हमने क्या किया था, 500 और 1000 के नोटों को डिमोनेटाइज कर दिया था, यूज में हटा दिया था। अब क्या हुआ, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, कोरोना आया, लोग किस पे शिफ्ट हो गए, डिजिटलाइजेशन में शिफ्ट हो गए, डिजिटल पैसा ट्रांसफर करना, ये सब है ना, फोन पे, गूगल पे, ये सब हुआ। क्या, उसके बाद से फ्रॉड बनने लगे। तुम्हारे पास एक मैसेज आता है कि हेलो, है ना, मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट, प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक टू गेट द मनी। तुमने किया क्लिक, तुम्हारी सारी मोबाइल की इंफॉर्मेशन चलेगी उधर। फिर उधर से फोन आता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं ये इंफॉर्मेशन किसी को बताऊं कि तुम्हारे मोबाइल में मुझे ये मिला है, तुम ये कर रहे थे, तो मुझे इतने पैसे भेजो। तो ये जो बात है ना, ये जो मैंने अभी आपको बताई, ये कहा गया डिजिटल अरेस्ट। और ये न्यूज पूरी की पूरी डिजिटल अरेस्ट के ऊपर है, ना कि तुमने फोन लिंक किया और तुम्हारे अकाउंट से पैसे निकल गए। नहीं, डिजिटल अरेस्ट का मतलब है कि तुम्हें क्या किया गया, तुम्हारी डाटा लीक किए गए, तुम्हारी राइट टू प्राइवेसी को क्या किया गया, उस पर अटैक किया गया, और तुमसे कहा गया कि तुम्हारी प्राइवेट फोटोज, तुम्हारी प्राइवेट बातें हमें पता है, हमें इतना पैसा दो वरना हम लीक कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए, इज्जत को बचाने के लिए क्या करते हैं, पैसा दे देते हैं। इस तरीके से साइबर फ्रॉड में लगभग 3207 करोड़ रुपए लूटे गए। और इस लूट में पहले नंबर पर तुम्हारे राजस्थान का भरतपुर आता है, जो एक तरीके से हब बना हुआ है भारत में आज के दिन। बात समझ में आ रही है, जहां से मैक्सिमम साइबर अटैक्स किए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना अगर पूछिए तो। अगर पैसे की बात करें तो महाराष्ट्र पहले नंबर पे, 25% पैसा लॉस हुआ है इसका, 1/4, सेम टू सेम यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि जो महाराष्ट्र उसने लगभग 25% को क्या किया है, लॉस किया है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कौन कौन से 5 बैंक है, तो सिंपल याद रखना, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। इन 5 टॉप बैंक्स में से क्या हुआ है, मैक्सिमम फ्रॉड हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना। प्राइवेट बैंकों में 62% पैसा क्या किया गया, फ्रॉड किया गया है। बाकी का पैसा किसमें, सरकारी यानी कि गवर्नमेंट बैंक से किया गया है। सिंपल सी 2-4 बातें याद रखना। थोड़ा सा और डिटेल में अगर मैं पढ़ना चाहूं तो देखो, ये है 2019 से 20 का, 21 से 22 का, 23-24, ठीक है। केस देखो, पहले कम हो रहे थे, 23-24 में एकदम से स्पाइक कर गए, यानी कि एकदम से पीक पर पहुंच गए, ठीक है। अगर मैं पैसे की बात करूं तो पैसा सीधा इतने 2054 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है किस ईयर में, 23-24 में, ठीक है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आप लोग क्या नहीं करते, आपके मोबाइल के अंदर, याद रखना, आप लोगों के पढ़ने के साथ साथ आप लोगों की अवेयरनेस के लिए भी चीज बहुत अच्छी है। आप लोगों को अपने मोबाइल के अंदर एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है, वो डाउनलोड कर लेना चाहिए। और जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन वगैरह करते हो ना, तो उसके अंदर रैंडम नंबर आते हैं, तो कोई अगर तुम्हारे मोबाइल को हैक भी कर लेता है ना, तो वो बार बार हर सेकंड चेंज होते हैं, 3 सेकंड 4 सेकंड में बदल जाते हैं। तो आपने एक बार यूज कर लिया, दोबारा वो मिलेगा ही नहीं, है ना, रैंडम नंबर्स होते हैं। तो हमेशा क्या करना चाहिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल रखना चाहिए, ठीक है। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखना चाहिए। मान लो अभी सॉफ्टवेयर आ चुका है एडवांस वर्जन, तो आप पिछले वाला मत चलाओ, नेक्स्ट चलाओ, ताकि आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखा जाए। और जैसे मैंने अभी कहा था, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, दिस टाइप ऑफ मैसेज से आप क्या रहना है, आपको दूर रहना है, ठीक है। जैसे अभी दिवाली आ रही है, पटाखे छुड़ाओ, लेकिन पटाखों से थोड़ी दूरी बनाकर छुड़ाओ, समझ गए, बात समझ में आ रही है। और कौन सा एक्ट है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट जो था, जो 2002 में आया था, 2000 में आया था, उसको क्या किया गया, 2008 में अमेंड करके ये सारी बातें की गई, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है, इसमें सिंपल याद रखना, साइबर क्राइम की जो कुछ स्टेट बताए गए, जैसे पहले नंबर पे कौन है, भरतपुर राजस्थान का 18% के साथ, मथुरा उत्तर प्रदेश 12-12% के साथ, नूह जो आपका हरियाणा है, ठीक है, वो 11% के साथ कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। तो मैं सिंपल सी एक बात समझ सकता हूं, अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो ये 2-4 डाटा एटलीस्ट याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। अगर मैं कहता हूं ये हमारा इंडिया है, तो मैक्सिमम केसेस कहां से आ रहे हैं, देखना, पहले नंबर पे भरतपुर 18% केस, दूसरे पे मथुरा 12%, नूह 11%, देवगढ़ 10%, जमातारा, एक मूवी देखी होगी ना जमतारा, ठीक है, 9.6%, गुड़गांव 8.1, अलवर 5.1, बोकारो 2.4, ठीक है, कर्माटौन 2.4 और गिरिडीह 2.3। तो मैक्सिमम कहां पर हो रहा है, तो राजस्थान पहले पे नंबर पे, देखो भरतपुर राजस्थान में, ठीक है। और अगर बात करूं अलवर, तो भी कहां पे, राजस्थान में। तो मैक्सिमम किस में हो रहा है, राजस्थान पहले नंबर पे है साइबर फ्रॉड्स में, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। अच्छा, कुछ टाइप्स के मालवेयर होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक होता है वायरस, व्हाट इज वायरस,
तो आपने सुना होगा कि मोबाइल में वायरस आ गया ना, जैसे हमारी बॉडी के अंदर वायरस आ जाता है, हमारी बॉडी हैंग हो जाती है, मतलब बीमार हो जाते हैं, फिर हमारी जो इम्यून सेल्स होती हैं उन वायरस से लड़ती है और उसके बाद हम ठीक हो जाते हैं, है ना, यही होता है। तो यहाँ पर भी कुछ वायरस आ जाते हैं, इसके लिए आपको एंटीवायरस रखने पड़ते हैं। तो अपने मोबाइल को अपडेट रखो। जैसे कहा गया वायरस अटैक्स देमसेल्फ टू द legitimate programs and replicate when the infected program runs। 2010 में आया था, जैसे स्टक्सनेट, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स होता है, एक रैंसमवेयर होता है, ठीक है, एक रूटकिट्स होता है, एक बोटनेट्स होते हैं, एक एडवेयर होता है, स्पाईवेयर होता है जो आपके ऊपर स्पाई करने काम करता है, जैसे पेगासस जो पॉलिटिशियंस के ऊपर यूज किया गया था मोदी सरकार के द्वारा, काफी न्यूज में रहा था 1-2 साल पहले, ठीक है। एक वोम होता है, ठीक है। तो सिंपल से ये क्या होता है, आपके मोबाइल में आपके पास मेल आती है, आपने मेल को क्लिक किया, पूरा डाटा वाइप आउट हो गया। तो इन सबसे प्लीज बच के रहना। चलते हैं नेक्स्ट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ गए हो कि क्या क्या डाटा आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, व्हाई इज दिल्लीज एयर क्वालिटी। देखो हुआ क्या, दिल्ली के अंदर ये जो स्टबल बर्निंग है ना, शायद मैंने कल परसों समझाया था, होता क्या है कि जब फसल कटती है, ये सर्दियों से पहले वाली, ये आपकी खरीफ वाली, तो किसान क्या करते हैं, जल्दबाजी होती है कि हमें नई फसल उगानी है, और जल्दबाजी के चक्कर में वो क्या करते हैं, उसको वेट नहीं करते कि वो अपने आप गल जाए, खत्म हो जाए, वो क्या करते हैं, उसको आग लगा देते हैं जो नीचे ठूट बच जाती है। और जैसे आग लगा दी जाती है तो होता क्या है कि वो सारा का सारा पोल्यूशन कहाँ चला जाता है, दिल्ली की तरफ। तो दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसका रीजन दिल्ली कम है, उसके आसपास के रीजन ज्यादा है। हालांकि पोल्यूशन है वहां पे, है ना, 24/7 पोल्यूशन रहता है, 12 महीने रहता है, लेकिन सर्दियों में ज्यादा बढ़ जाता है, और सर्दियों में लगभग 22% एक्स्ट्रा हो जाता है पोल्यूशन, जिसके लिए हरियाणा, पंजाब, यूपी और ये तुम्हारे राजस्थान वाले स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि इनके अलग अलग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बने हुए थे, उनको हटाकर एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना दिया गया है। वो वाली न्यूज हम पहले कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब दोबारा से क्या आया, कहा गया कि जो पोल्यूशन है ना, दो तरह के होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी क्या होता है, जैसे तुम गाड़ी के पीछे जा रहे थे, धुआं निकल रहा था, प्राइमरी है ना, जो जला रहा है, कंबशन कर रहा है, धुआं निकल रहा है, प्राइमरी पोल्यूटेंट। एक का क्या होगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होता है, देखो, जब आपके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये पार्टिकल्स जब हवा में होते हैं तो ये दूसरी केमिकल्स के साथ या फोटोकेमिकल्स के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और एक नया टाइप का केमिकल बना लेते हैं। वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होता है, जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है तुम्हें, और जिसकी वैल्यू पीएम में मापी जाती है, पार्टिकुलेट मैटर। इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, ये क्या बनाता है, ये पीएम ही बनाता है आपका पार्टिकुलेट मैटर। कैसे बनता है, तो उसके अंदर वेपर्स के साथ मर्ज होती है गैस, और वहां पर केमिकल क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है, और ये बन जाता है, और ये ज्यादा खतरनाक है। तो वहां पर एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो कम हो चुका है। अब दिक्कत ये है कि वहां पर रीजन क्या है उसका, तो रीजन मैंने बता दिया, नॉर्मल तो है, पोल्यूशन तो है, लेकिन कहा गया कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसान रिस्पॉन्सिबल है। अब किसान के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो उसको वेट करे, तो उसको जलाना पड़ता है। या तो सरकार ऐसा कर दे, जलाओ मत, कि इकट्ठा करो, हमें बेच दो, जितना पैसा हम पोल्यूशन कंट्रोल करने में करेंगे उतना पैसा हम किसानों में बांट देंगे, वो भी खुश, तुम भी खुश। लेकिन ये भी नहीं सोल्यूशन किया जाता। वो जो भी है, सुप्रीम कोर्ट को मैं समझा चुका हूं कि एक परमानेंट सोल्यूशन आना चाहिए, ऐसा जजों ने कहा भी था, समझ गए। लेकिन देखो, मैंने कहा स्टबल बर्निंग से तो 22% होता है सिर्फ विंटर्स में ना, समझना कहानी। व्हीकल से 18% होता है, बायोमास बर्निंग से 24% होता है, इंडस्ट्रीज है वो बाकी सारा इंडस्ट्रीज से होता है। आपने देखा होगा, अभी दिवाली है ना, अभी दिवाली है 2 दिन बाद, और शायद ये हमारा दिवाली से पहले लास्ट लेक्चर है ना, द हिंदू एनालिसिस। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, है ना। अब दिवाली के ऊपर आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, चलो पोल्यूशन आ गया तो बात कर लेते हैं। दिवाली के ऊपर आपने बहुत से लोगों को देखा होगा ये स्पीच देते हुए, भाषण देते हुए, कि पोल्यूशन बहुत होता है ना। तो क्या पूरे साल भर पोल्यूशन नहीं होता? क्या सरकार को दिवाली पर ही ध्यान रखना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पोल्यूशन करो, बात समझ में आ रही है। देखो, मैं सिंपल सी बात जानता हूं, मैं, आप सभी को पता है कि हमारा जो सोसाइटी है ना, हमारा जो समाज है, उसको बचा किसने रखा है? धर्म ने। बात समझ में आ रही है। रिलीजन है तो समाज है, समाज है तो रिलीजन है। रिलीजन है तो तुम ये आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये मेरे फादर है, ये मेरी मदर है, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरी बहन है या वाइफ है, जो भी है। तो अल्टीमेटली कौन तुम्हें इस बात की नॉलेज दे रहा है? धर्म। और धर्म के लिए क्या है? रामायण हुई थी, भगवान राम आए थे, उनकी खुशी में हम क्या बनाते हैं? दिवाली बनाते हैं। तो एटलीस्ट एक दिन तो हम सेलिब्रेट कर ही सकते हैं ना, ज्यादा नहीं, लेकिन नॉर्मल तो सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन बाद देखना, ये भी तुम एक फैक्ट देखोगे कि सरकार क्या करेगी, इस दिवाली सेलिब्रेशन को क्या बनाएगी? रिस्पॉन्सिबल बताएगी। लेकिन ये डाटा सरकार को नहीं दिख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो बस कुछ नहीं, आराम से हैप्पी दिवाली सभी को, है ना, एंजॉय करना मस्त, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। जैसे ये इमेज आपने देखी होंगी, बहुत सारी है ना, घूमती रहती हैं,
अच्छा, अभी एक इशू हो रहा था कि जो यमुना है इसमें पोल्यूशन हो रहा है, ये पोल्यूशन हो रहा है, तो यमुना रिवर में, गंगा रिवर में देखो पोल्यूशन के लिए कोई एक सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जहां जहां से नदी बह रही है ना, हर स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। आजकल देखा होगा दिल्ली के अंदर यमुना नदी कितने अंदर झाग बने हुए हैं ना, भयंकर तरीके से पोल्यूशन हो रखा है। तो ये भी कौन रिस्पॉन्सिबल इसके लिए भी, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो हम इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगर मैं आर्टिकल्स की बात करता हूं, अगर मैं उसको एग्जाम से लिंक करने की कोशिश करता हूं, तो बताओ कौन कौन से आर्टिकल्स आ जाएंगे। चलो शाबाश। आर्टिकल 21 राइट टू लिव विद डिग्निटी साइड में कर दो, इन हेल्दी एनवायरनमेंट आगे ले आओ, क्योंकि मुझे हेल्दी एनवायरनमेंट में रहने का राइट है। ठीक है, और कौन कौन से आ जाएंगे, 21 आएगा, वहां पर आर्टिकल 14 आ जाएगा, राइट टू इक्वलिटी भी हो जाएगी। क्योंकि जब सरकार, जब मिनिस्टर्स को कहीं जाना होता है तो वो एक गाड़ी की जगह वो ले जाते हैं 36 गाड़ियां। और जब कोई हम जैसा बंदा गरीब आदमी जाना चाहता है तो वो कहते हैं गाड़ी मत ले जाओ, 70 लोग 70 गाड़ियां ले जाओगे, इतना पोल्यूशन होगा, इससे अच्छा ना 70 लोग एक बस में आ जाओ, पोल्यूशन कम होगा। लेकिन जब वो एक मिनिस्टर 36 गाड़ियां ले जाता है तब सरकारी बात नहीं कहती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसकी सिक्योरिटी की बात है, वो अलग मैटर है, मैं जस्ट एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो राइट, आर्टिकल 14 भी तो होना चाहिए, राइट टू इक्वलिटी होना चाहिए। तो अगर सभी के लिए बराबर कर दी जाए तो पोल्यूशन वैसे खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, बियॉन्ड इंटॉक्सिकेशन। देखो व्हाट इज इंटॉक्सिकेशन समझना। दो तरह की दारू होती है, दो तरह की अल्कोहल होती है। एक अल्कोहल होती है सिंपल सी, जो हम पीते हैं, ठीक है, जो हम पीते हैं, ठीक है, जो हम ड्रिंक करते हैं। एक अल्कोहल होती है जो इंडस्ट्री में यूज होती है, ठीक है, ये मैं परसों भी समझा के गया था। एक अल्कोहल होती है जो इंडस्ट्री में होती है। अब जो अल्कोहल है ना, जो दारू है आपकी, कौन से आर्टिकल में बैन है, तो आपको पता है आर्टिकल 47, ये सभी को पता होगा, डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। स्टेट करे तो करे, ना करे तो ना करे। तो गुजरात और बिहार ने बैन कर रखा है, ठीक है, बहुत बार पढ़ा है हमने। एक होती है पीने वाली दारू। कहा गया कि जो आप ड्रिंक करते हो ना, इसको, और जो आप इंडस्ट्री में यूज करते हो, दोनों की जो ओनरशिप है ना, दोनों का जो कंट्रोल है, रेगुलेशन, वो अलग अलग कर दिया। कह दिया गया कि जो ड्रिंक करने वाली है ना, उसका कंट्रोल तो रहेगा स्टेट के पास, ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल रहेगा ना, उसका कंट्रोल रहेगा सेंटर के पास। अब आप कहोगे सर सेंटर स्टेट क्या है, तो ये रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये रहेगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। और ऐसा कब हुआ था, ऐसा एक केस हुआ था आपका 1990 के अंदर, डिसीजन आया था, सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस उत्तर प्रदेश स्टेट का केस था 1989 का। समझना इसको, इस 1989 वाले केस में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आपका इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्रियल जो अल्कोहल है, जो आपके परफ्यूम्स में, सोप्स में, आपके कैंडल्स में, जहां भी यूज होता है ना, हर चीज जगह पर केमिकल के अंदर जो उसके लिए यूज होता है ना, परफ्यूम वगैरह के लिए, तो कौन होता है, अल्कोहल यूज होता है। सैनिटाइजर्स में अल्कोहल यूज होता है। आपने देखा होगा बीच में सैनिटाइजर्स का यूज बंद कर दिया था सरकार ने, क्योंकि सैनिटाइजर ज्यादा यूज कर रहे थे ना, तो उससे क्या हो रहा था, वो जो केमिकल निकल के आंखों में जा रहा था, बहुत से लोग अंधे हो रहे थे, ब्लाइंड हो रहे थे। इवन जो कमजोर आदमी, बूढ़ा आदमी, तो डेथ ही हो जा रही थी। तो कहा गया कि ये जो रेगुलेशन है ना, ये सेंटर के पास रहेगा। कब? 1989 वाले केस में। अब क्या किया सुप्रीम कोर्ट में, 9 जजों की बेंच बैठती, परसों परले दिन मैं पढ़ा चुका हूं, उसमें 8:1 से एक डिसीजन आता है, 8:1 से, और कहा गया इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया गया। क्या रिवर्स कर दिया गया? पहले कहा गया था कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल पे कंट्रोल रहेगा सेंटर का, अब इसको उल्टा कर दिया। अब कह दिया इंडस्ट्रियल अल्कोहल पे सेंटर का कंट्रोल ना रहकर किसका कंट्रोल रहेगा, स्टेट का कंट्रोल रहेगा। क्योंकि अल्कोहल कहां पर लिस्टेड है, स्टेट लिस्ट में लिस्टेड है। आपको पता है 3 तरह के सब्जेक्ट होते हैं ना, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स बिटवीन स्टेट्स एंड द सेंटर। विच आर्टिकल कहां लिखा है, तो आर्टिकल नंबर 246, इट डिफाइंस द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। तो अगर आपसे पूछे कौन से आर्टिकल में, तो 246 में, 246। अगर आपसे पूछे कौन से शेड्यूल में, तो शेड्यूल नंबर 7 जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट लिखी हुई है। यूनियन का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ सरकार का राइट है, यूनियन गवर्नमेंट कर सकती है, जैसे डिफेंस। स्टेट लिस्ट मतलब जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का राइट है, उसमें चेंजमेंट करने का, अमेंड करने का। और कॉन्करेंट जिसमें दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो कहा गया कि ये अल्कोहल है। अब एक अल्कोहल कह दिया स्टेट में है, एक कह दिया सेंटर में, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, दोनों के दोनों अल्कोहल कहां पर रहेंगी, स्टेट में रहेंगी। तो स्टेट और सेंटर के बीच में हो गया कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, पहला वर्ड समझना, बैटिंग फॉर स्टेट, सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स फेडरल बैलेंस। व्हाट डू यू मीन बाय द फेडरल? देखो, जो ब्रिटिशर्स यहां पर थे ना, 1935 में जो एक्ट आया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के सक्सेस होने के बाद, वो कहानी याद करो, हिस्ट्री वाली है ना, आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें हमें फेडरल स्टेटस दिया गया था। इवन हमारे यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो 1773 में बनी थी, 74 में,
उसकी जगह फेडरल कोर्ट हमें दी गई थी। और फेडरल का मतलब होता है, देखो दुनिया में दो तरह के देश होते हैं, एक होता है यूनियन, एक होता है फेडरल। इंडिया क्या है, तो आर्टिकल फर्स्ट में लिखा इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, वी आर यूनियन। अमेरिका इज फेडरल। मतलब क्या है, यूनियन और फेडरल में इतना डिफरेंस होता है, यूनियन में स्टेट जो होते हैं ना सेंटर से अलग नहीं हो सकते, सेंटर के अंडर में रहेंगे। लेकिन फेडरल सिस्टम में क्या होता है, स्टेट जो होते हैं ना वो सेंटर से जब चाहे अलग हो सकते हैं, दे आर जस्ट कनेक्टेड विद सम ट्रीटीज, है ना किसी ट्रीटी से जुड़े हुए हैं बस। जैसे कल को अलास्का चाहे, कैलिफोर्निया चाहे कि मुझे अलग होना है, तो अमेरिका में 50 स्टेट है, वो जा सकता है, ब्राजील, रशिया, जहां जाना चाहे जा सकता है, कनाडा कहीं कहीं भी चला जाए, जरूरी नहीं है वो उसको रोक पाए, वो किसी न किसी ट्रीटी से जुड़े हुए हैं, तो वो फेडरलिज्म है। ठीक है, इसलिए वहां पर हर स्टेट में लॉज अलग है ना, सबके रेगुलेशंस अलग है। हमारे यहाँ थोड़ी है, आप जम्मू कश्मीर में मर्डर कर दो, आप कर्नाटक में मर्डर कर दो, आप केरल में मर्डर कर दो, आप कहीं भी कुछ भी कर दो, कानून सबके लिए बराबर है। अब मैं यूसीसी का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, कभी कोई कमेंट करे यूसीसी, वो सब अलग मैटर है, समझ गए। अब क्या कहा गया, हम यूनियन है, हम एक है, यूनिटी, वो क्या है, फेडरल है। ठीक है, लेकिन हमने इंडिया को तो यूनियन बनाया, ध्यान रखना, लेकिन पावर्स में क्या यूज किया, फेडरलिज्म यूज किया। मतलब क्या है, सेंटर इज पावरफुल, then states are also powerful, but in America states are more powerful than center, that's why वो पूरी कंट्री फेडरल कंट्री है। in India center is powerful, state is powerful, but states are less powerful than the center। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, तो स्टेट्स हैं वो लेस पावरफुल है, समझ में आ रही है। तो कहा गया कि जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट था, इसमें क्या हुआ कि स्टेट के पास पावर कम थी, सेंटर के पास ज्यादा थी। ठीक है, तो अब क्या कर दिया गया, सेंटर की जो अल्कोहल वाली जो पावर थी ना, वो भी किसको दे दी, स्टेट को दे दी। तो सेंटर कह रहा है कि ये गलत किया, क्योंकि फेडरलिज्म का मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन टू लेयर्स। बट तुमने क्या किया, डिवीजन ऑफ पावर्स को एक लेयर में दे दिया, तो दोनों आपस में टकरा रखे हैं। समझ गए, क्या बात समझ में आ रही है। और इसीलिए पिछले 6 दिन से न्यूज में आ रहा है, क्योंकि आज से 2 दिन पहले भी मैंने जो आपको पढ़ाया था तब भी ये न्यूज में था, आज भी ये द हिंदू में हमें देखने को मिला है। समझ के पूरा मैटर क्या है, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, यूनियन लिस्ट क्या होती है, कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, आर्टिकल क्या होते हैं, व्हाट इज द फेडरलिज्म, व्हाट इज द यूनियन सिस्टम, क्या होता है क्या नहीं होता, इंडिया क्या है, हमने क्या अडॉप्ट किया, सारी बातें याद रखना। ठीक है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एक्ट कब आया था, 1951 में, जिसमें इसको यूनियन लिस्ट में डाल दिया गया था। अब इसको वापस से स्टेट लिस्ट में डाल दिया गया, खत्म। ठीक है, यूज्ड इन परफ्यूम कॉस्मेटिक, ये मैंने समझा दिया क्या होता है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और केरला में 40% जो रिवेन्यू आता है ना, पैसा, वो अल्कोहल से आता है। अब सोचो अगर वो पैसा अल्कोहल से आता है, जैसे हमने जीएसटी पढ़ा था, जीएसटी में यही तो रोना था, सारा का सारा जो पावर था टैक्स का, वो सेंटर लेके बैठ गया। अब अगर सेंटर 100 रुपए लेता है, तो 14th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, मैं तुम्हें 41% दूंगा, तो 100 रुपए लेकर 41 रुपए मैक्सिमम दूंगा, दूं तो दूं, ना तो 20% ही दूं। इसलिए दिल्ली को 325 करोड़ रुपए देता है, और बिहार जैसे स्टेट को 59,000 करोड़ रुपए देता है। क्यों, क्योंकि वहां पर नीतीश डिपेंडेंट पार्टी बन चुकी है, एनडीए। बात समझ में आ रही है। तो कहा गया कि ये गलत है, बात समझ में आ रही है। तो इसको किस में दे दिया, स्टेट में कर दिया, ताकि स्टेट के पास भी पैसा रहे। आज स्टेट क्यों रो रहे हैं, क्यों हिमाचल प्रदेश बर्बाद हो रहा है, क्यों सैलरी नहीं दे पा रहा है, क्यों सारा का सारा टैक्स का पैसा मैक्सिमम सेंटर के पास चला जाता है, तो सेंटर वापस दे नहीं पाता है, तो इससे बेचारे दुखी हो रखे हैं। समझ में आ रही है। कब आया था जीएसटी, 1 जुलाई 2017 से आया था। मुझे बताना कौन से अमेंडमेंट से आया था, आप सभी को पता होगा। ठीक है, समझ गए, इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सब्जेक्ट की बात करें, तो यूनियन लिस्ट में देखो, थोड़ा 2-4 बातें समझना, हालांकि आप लोग समझते हो ना, काफी दिन से पढ़ रहे हो। डिफेंस, एटॉमिक पावर, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड्स, करेंसी, कॉइनेज, सब किसके हैं, यूनियन के। अब डिफेंस में तुम्हारे भजनलाल शर्मा जी कहते हैं कि नहीं नहीं, आसाम राइफल को हटा के बीएसएफ में डाल दो, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि यूनियन का काम है। स्टेट लिस्ट, एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लीकर, ट्रेड, ठीक है, ये सब इसमें है। लेकिन देखो, लीकर इसमें था, इंडस्ट्रियल लीकर इसमें था, वापस इधर कर दिया, इतनी सी न्यूज है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में जैसे एजुकेशन, आप चाहो आरबीएससी में पढ़ो, एचपीएससी में पढ़ो, चाहो तो सीबीएसई में पढ़ो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉरेस्ट, ट्रेड, ये सब क्या है, इसके सब्जेक्ट हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। याद रखना, 1976 में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 5 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से उठाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। कौन कौन से थे, एजुकेशन थी, फॉरेस्ट था, वेट्स एंड मीजर्स था, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था। इन 5 का नाम जरूर याद रखना। और अभी पहला स्टेट कौन सा है जो एजुकेशन को वापस से किस में लाना चाहता है, स्टेट लिस्ट में लाना चाहता है,
क्योंकि पहले वो स्टेट में ही थे। तो कौन सा स्टेट है पहला, तो याद रखना तमिलनाडु। तमिलनाडु इसकी कई बार डिमांड कर चुका है कि हमें क्या करो, वापस से एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में डाल दो, ठीक है। तो चार बातें याद रखना। आर्टिकल कौन सा है, 246। चलते हैं नेक्स्ट, सस्टेनेबिलिटी साइंस फॉर द एफएमसीजी। देखो एफएमसीजी क्या होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि साबुन, वो प्रोडक्ट जो बहुत फास्ट चलते हैं, जैसे बिस्किट हो गया, सर्फ हो गया, साबुन हो गया, है ना, तुम्हारे सर में लगाने वाला तेल हो गया, ठीक है, खाने वाला तेल हो गया, पाम ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया, वो प्रोडक्ट जो बहुत फास्ट चलता है, यानी कि तुम डेली तुम्हारी रूटीन लाइफ है ना, उसमें तुम्हें चाहिए होता है। समझना पूरा मैटर क्या है। तो जो डेली लाइफ में प्रोडक्ट्स चल रहे होते हैं ना, थीम समझना इसकी, जो डेली लाइफ में प्रोडक्ट्स चल रहे होते हैं, अब सोचो साबुन है, ठीक है, या पाम ऑयल है। पाम ऑयल किस में यूज होता है, तो दुनिया में 40% जो पॉपुलेशन है पाम ऑयल से क्या करती है, खाना बनाती है, एडिबल ऑयल के रूप में यूज करती है, क्योंकि सरसों हर जगह हो नहीं सकती है, इतना सरसों हो ही नहीं सकता है, और पाम ऑयल कुछ ही कंट्रीज में होता है। तो वहां से जब ये आता है तो वहां के लोगों ने लालच में क्या किया, पाम ऑयल को क्या करना पड़ता है, इसके लिए खेती करनी पड़ती है, तो जंगलों को काटना शुरू कर दिया। और जब जंगलों को काटना शुरू कर दिया तो डिफोरेस्टेशन हो गया, तो एनवायरमेंट पे इफेक्ट पड़ गया। समझ गए। अब भारत में अगर तुम चाहते हो कि पाम ऑयल पे चले जाओ, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिफोरेस्टेशन करना पड़ेगा। अब एक तरफ मैं कहता हूं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, जैसे साबुन है, मैं डिटोल साबुन से नहाता हूं, मैं चाहता हूं कि ये साबुन मेड इन इंडिया हो, भारत में बने, लेकिन इसके लिए पाम ऑयल चाहिए। पाम ऑयल सारा बाहर से आता है, लेकिन मेरी डिपेंडेंसी तो बाहर है। तो मैंने सोचा क्यों ना भारत में उगा लूं, तो मैंने भारत में उगाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके लिए मुझे डिफोरेस्टेशन करना पड़ेगा। अगर डिफोरेस्टेशन करना पड़ेगा तो कितना करना पड़ेगा, सोचो, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, डेली चलने वाली चीज है, 10 दिन में खत्म हो जाती है साबुन, तो 10 दिन में तेल खत्म हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो कहा गया कि जो फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर जो गुड्स है ना, ये इनको क्या किया जाए, साइंस के साथ सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। इसकी कैसे होनी चाहिए समझना। एक प्रोजेक्ट आया पीपीपी, ट्रिपल पी, बायो E3 पॉलिसी लेकर आए। याद रखना एनडीआरएफ क्या है, तो आपका एनईआरएफ है ना, नेशनल अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। हुआ क्या इसमें, नेशनल मिशन ऑन द, फॉर एग्जांपल समझना हुआ क्या, ये जो एनईआरएफ है, ठीक है, एनडीआरएफ नहीं है, एनआरएफ, नेशनल अनुसंधान रिसर्च फैसिलिटी। हुआ क्या इसमें, इसने और बायो E3 ने मिलकर, बायो E3 क्या है, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को बचाना है, इकोनॉमी को बचाना है, एंड एम्प्लॉयमेंट देना है लोगों को। तो एनवायरमेंट को बचाते हुए पैसा कैसे कमाया जाए, लोगों को जॉब कैसे दी जाए, वो भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। तो क्या किया गया, बायो E3 पॉलिसी लाई गई, और इसके साथ जो हमारी नेशनल अनुसंधान रिसर्च जो थी फाउंडेशन, वो जुड़ गई, ठीक है। अब इन दोनों ने मिलकर सोचा कि क्या करते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है ना, जैसे सोप हो गया, पाम ऑयल हो गया, इनसे जो डिफोरेस्टेशन होता है उसको कम कैसे किया जाए। तो सिंपल सा काम याद रखना, सिंथेटिक बायोटेक्नोलॉजीज कैन रिप्लेस पाम ऑयल। कहा गया कि अगर तुम सिंथेटिक बायोटेक्नोलॉजी से पाम ऑयल बनाते हो, सिंथेटिक पाम ऑयल, तो तुम क्या कर सकते हो, डिफोरेस्टेशन को बचा सकते हो। क्योंकि डिफोरेस्टेशन नहीं बचा तो याद रखना एनवायरनमेंट में क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। 2070 का टारगेट ईयर है, 2050 वर्ल्ड का टारगेट ईयर है, पूरी धरती पानी में समा जाएगी। तो पेड़ होने बहुत जरूरी है, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो CO2 को कौन एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन एमिशन कौन झेलेगा, कार्बन न्यूट्रल तो तुम्हें होना पड़ेगा। समझ गए। तो बस उसी के लिए कहा गया पाम ऑयल या जो आपके जो फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर जो गुड्स है ना, उनके लिए क्या होना चाहिए, सिंथेटिक कुछ चीज होनी चाहिए ताकि एनवायरनमेंट को बचाया जा सके, और कुछ भी नहीं है। याद रखना नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल कब आया था, तो ये आपका 2021 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। एक स्कीम आई थी, नो डिफोरेस्टेशन नो पीट, ठीक है। ये कुछ स्कीम्स आई थी जो इसको बचा रही थी। वैसे देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। जैसे 90% जो पाम ऑयल है वो कहां से आता है समझना, इसकी पूरी कहानी समझना, कहां से आता है, बोर्नियो, सुमात्रा एंड मलाई पेनिनसुला से आता है। पेनिनसुला जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है। पाम ऑयल दुनिया का 40% लोग यूज करते हैं, ठीक है, बहुत फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है। साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड बना था 2008 में, जो साइंस और टेक्नोलॉजी में कुछ नया करना चाहता था, है ना, रिसर्च को बढ़ाना चाहता था, 2008 में आया था। हमने इसका इस बार नाम बदल दिया नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या नेशनल अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन नाम रख दिया, जिसको एनईआरएफ कहा था मैंने अभी, 2023 में आया था। और इसका बजट है 50,000 करोड़ रुपए, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है। बेसिक से फैक्चुअल डाटा याद रखना। ये और आपकी बायो E3 मिलकर क्या चाहते हैं कि एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए, तो वो प्रोडक्ट जो फास्ट मूविंग होते हैं उनका प्रोडक्शन कैसे हो, सिंथेटिकली होना चाहिए, केमिकल से होना चाहिए। अल्टीमेटली हेल्थ इश्यूज होंगे, लेकिन वो बात का मैटर है। समझ गए। एक लाइन में पढ़ के
आगे बढ़ जाना। आई थिंक आ गया होगा समझ में। सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज टू बिगिन एट विशाखापट्टनम। देखो एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है सिम्बैक्स। व्हाट इज सिम्बैक्स? तो सिंगापुर और इंडिया के साथ है। इंडियन नेवी और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के वन लाइनर क्वेश्चन है। कब से स्टार्ट हुआ था? 1994 से। उस लिस्ट में ऐड कर लेना एक्सरसाइज वाली लिस्ट में। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस नेवल एक्सरसाइज है, जो एक ऐसी एक्सरसाइज जो सबसे लंबे टाइम से चली आ रही है, सबसे लॉन्गेस्ट, वो कौन सी है? सिम्बैक्स। ठीक है, क्या होगा इसमें? स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप, एनहांसिंग इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, समझ गए? एक दूसरे के देश से क्या करना है? कोऑपरेट करके आगे बढ़ना है। ठीक है, वो आप सब लोग जानते हो। तो नाम क्या है? सिम्बैक्स। कहां पर हो रही है? विशाखापट्टनम। ठीक है, क्या है क्या नहीं है समझ लेना। इंडिया और आपके सिंगापुर के बीच। आसाम, रेयर एंड इल्यूसिव एशियाटिक गोल्डन कैट मेक्स ए कमबैक इन मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क क्या होते हैं? आप सभी ने बहुत बार पढ़ा है। नेशनल पार्क वो होते हैं जहां पर हम किसी भी एनिमल को या वाइल्ड एनिमल और वाइल्ड लाइफ को क्या करते हैं? प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं। टोटल कितने भारत में? 106 है। 106 में कई बार पढ़ा चुका हूं, तो मैं जस्ट एक बार रिवाइज कर देता हूं। ठीक है, 106 है। पहला कौन सा बना था? जिम कॉर्बेट बना था 1936 में उत्तराखंड में, जिसका आज नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। लास्ट बना है आसाम का रायमोना नेशनल पार्क। टोटल कितने हैं? 106 है। मैक्सिमम नेशनल पार्क कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। सबसे कम नेशनल पार्क कहां पे है? पंजाब में है, क्योंकि पंजाब में फॉरेस्टेशन 0 है, तो वहां पे एक भी नेशनल पार्क नहीं है। सबसे ज्यादा ट्राइब्स कहां पे है? मध्य प्रदेश में, क्योंकि जहां जंगल वहां आदिवासी लोग, तो वहां फॉरेस्ट भी ज्यादा है। जहां जंगल जंगली जीव, तो नेशनल पार्क भी ज्यादा है और आदिवासी भी ज्यादा है, ट्राइब्स भी ज्यादा है। और पंजाब ट्राइब्स भी 0, नेशनल पार्क भी 0, क्योंकि जंगल ही नहीं है। समझ गए? सिंपल सा याद रखना। अब एक बात समझना, इस मानस नेशनल पार्क में ना, इसी को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इस मानस, अब वो याद रखना जो इको सेंसिटिव जोन था ना, जिसका न्यूज में था, पहले 10 किलोमीटर कहा था 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने, फिर कहा था 2022 में 1 किलोमीटर होना चाहिए। केरला अपोज कर रहा था क्योंकि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। ये कई बार पढ़ चुके हम लोग, तो उस वाले मैटर को याद रखना। ठीक है, कस्तूरी रंगन जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद वो भी ध्यान रखना। हुआ क्या इस नेशनल पार्क में, मानस नेशनल पार्क में, कहां पे? आसाम में। ठीक है, इस मानस नेशनल पार्क में, इसमें से मानस रिवर फ्लो करती है, याद रखना। एक जो बिल्ली है वाइल्ड कैट, ये दोबारा से दिखी गोल्डन कैट, तो न्यूज में आ गया। आपसे पूछेगा रिसेंटली जो आपकी एशियाटिक गोल्डन कैट देखी गई थी, कहां देखी गई थी? तो मानस नेशनल पार्क खत्म। कहां पे है? आसाम में। ए मीडियम साइज्ड वाइल्ड कैट, जिसका साइंटिफिक नेम है कैटोप्यूमा टेमिनकी। ठीक है, कैटोप्यूमा टेमिनकी। पॉलीमॉर्फिक कलर में होती है, गोल्डन, रेड ब्राउन, डार्क ब्राउन और ग्रे होती है। इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? तो नियर थ्रेटन्ड है, मतलब खत्म होने की कगार पर है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इनको प्रिजर्व किया गया, प्रोटेक्ट किया गया, शेड्यूल नंबर 1 में डाला गया है। सिंपल सा याद रखना, वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, चलो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है दुनिया का जो तैरता हुआ नेशनल पार्क कहलाता है? मतलब वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज क्वेश्चन मार्क। बताओ मुझे कौन सा नेशनल पार्क है जो दुनिया के एकमात्र जो तैर रहा है? तैर रहा है मतलब उसमें हाथी घोड़े तैरते नहीं है, मतलब क्या उसमें वो एक लेक पर बना हुआ है। उस लेक का नाम है लोकटक लेक। तो अब मुझे कमेंट करके बताना कि नाम क्या है उस नेशनल पार्क का जिसको वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहते हैं। चलिए चलते हैं आगे। यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव रंजन सिंह लॉन्चेस वेदर फोरकास्टिंग एट द ग्राम पंचायत लेवल इन विज्ञान भवन। विज्ञान भवन के अंदर वेदर फोरकास्टिंग को लेकर ग्राम पंचायत लेवल पर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। किस किसने किया है? तो पंचायती राज मिनिस्ट्री, आईएमडी आप जानते हो, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, तीनों ने मिलकर किया है। किस लिए किया है? टू एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटीज एंड एनहांसिंग डिजास्टर प्रिपेयरनेस एट ग्रासरूट्स। ग्रासरूट्स मतलब ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल आपको प्रिपेयर रहना है। किसके लिए? डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर रहना है। तो उसके लिए हमने क्या किया? एक स्कीम लॉन्च की है और कुछ भी नहीं है। सरकार का 100 डेज का एजेंडा है इसके अंदर। मिनिस्ट्री याद रखना, प्रोग्राम का नाम याद रखना, ठीक है। 2.5 लाख गांव को इसमें ऐड किया गया है। भारत में 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भारत में 6,40,000 क्या थे? गांव थे अप्रोक्सीमेटली, ध्यान रखना। डिजिटल प्लेटफॉर्म इसमें ऐड किए जाएंगे, एसएमएस अलर्ट आ जाएगा गांव के अंदर, ठीक है। ई ग्राम स्वराज, मेरी पहचान ऐप, इनके ऊपर आप रजिस्टर कर सकते हो। जैसे गांव के अंदर क्या होता है पता ही नहीं चलता, मैसेज नहीं आते, एसएमएस अलर्ट नहीं दिया जाता है कि भाई कुछ होने वाला है। शहरों के अंदर तो आ जाता है कि अगले 3 घंटे में भारी बारिश के साथ, है ना, आपके क्षेत्र में मेघ गर्जना होने वाली है। हिंदी में तो आता है, ऐसे तो मैसेज आता है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाता है।
ठीक है, तो सिंपल से याद रखना। वैसे कौन करता है वेदर फोरकास्ट? तो वैसे आपका कौन करता है? आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कब बना था आईएमडी? तो आपको पता है 1875 में बना था, ठीक है, सबसे पहले। और ये क्या करता है? कलर कोडिंग करता है। ये भी हम जब लू चल रही थी तो बहुत बार पढ़ चुके हैं गर्मी में ना। पीले कलर का मतलब क्या है? बी अलर्ट। ऑरेंज का मतलब क्या है? प्रिपेयर योरसेल्फ। रेड का मतलब क्या है? प्रोटेक्ट योरसेल्फ। और स्ट्राइक, इसका बैंगनी का मतलब क्या है? इंडिगो का मतलब क्या आपका? सीक शेल्टर, यानी कि अपने आप को बचाया जाए। समझ गए? याद रखना इसको सिंपल सा, ठीक है। दो चार बातें हैं। इसका मतलब अलर्ट हो जाओ, इसका मतलब है अपने आप को प्रिपेयर कर लो, इसका मतलब है कि वार्निंग, अपने आप को बचाओ, इसका मतलब है कि कहीं पर छुप जाओ, शरण ले लो जाके, ठीक है। तो ये करता कौन है? आपका आईएमडी। तो इस बार काफी न्यूज में था, तो कलर प्रेडिक्शन भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर मान लो कहे कि करता क्या है, तो 12 इंटू 12 किलोमीटर एरिया बताता है, मतलब 12 इंटू 12 किलोमीटर एरिया में जो रेंज में जो साइक्लोन आने वाला है उसकी इंफॉर्मेशन देता है। कम से कम ये हाइपर लोकल फोरकास्ट कर सकता है 1 इंटू 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, 1 किलोमीटर ही हो 1 किलोमीटर की एरिया में बता सकता है, ठीक है। वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम भी स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है विंड्स, जो भी यही काम करता है। और ग्राम पंचायत की बात हो रही है तो सिंपल से याद रखना, ग्राम पंचायत वाज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय, किसने दिया था? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। किसने दिया था? लॉर्ड रिपन इन 1881। लॉर्ड रिपन ही वो पर्सन थे जो भारत में पहली बार सेंसस भी लेकर आए थे, ऑफिशियल सेंसस इन 1881। फिर आगे चल के बलवंत राय मेहता कमीशन की रिपोर्ट पर 1957 में जो बना था, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के बगदरी गांव, जो कि आपके नागौर डिस्ट्रिक्ट में है, पहली ग्राम पंचायत बनाई गई थी। 2 अक्टूबर को इसलिए बनाई गई थी क्योंकि 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है और गांधी जी का सपना था कि भारत में क्या होना चाहिए? ग्राम पंचायत होनी चाहिए। और ग्राम पंचायत आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 40 में लिखी हुई है, यानी कि जो डीपीएसपी का पार्ट है। आगे चलकर ग्राम पंचायत को क्या दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। और ग्राम पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, ठीक है। और वो कौन सी कमेटी थी? एलएम सिंघवी कमेटी की रिकमेंडेशन पर, एलएम सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी, ये वही एलएम सिंघवी था जो लोकपाल का रिकमेंडेशन करता था, हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। और बाद में तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जगह दे दी गई और आज तुम्हारे ग्राम पंचायत के आर्टिकल है 243 के ओ से 243 के ए से लेकर ओ तक। आपका जो ग्राम पंचायत है वो आपके शेड्यूल नंबर 11th में है, आपका ग्राम पंचायत आपके पार्ट नंबर 9th में जोड़ दिया गया। इसी के साथ ये दो चार बातें याद रखना। और 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था? ग्राम पंचायत को ऑफिशियल स्टेटस मिला था। दैट्स व्हाई 24 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल ग्राम पंचायत डे, ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं आगे। पाकिस्तान लॉग्स 14th पोलियो केस इन 2024। पाकिस्तान में 40वां क्या हुआ है? पोलियो केस आया। अब देखो, पोलियो एक ऐसी बीमारी, याद रखना, जो छोटे छोटे बच्चों को इफेक्ट करती है। मैं काफी बार पढ़ा चुका हूं, जो 2 केस आए तब 40 केस आ चुके हैं, जब हमने पढ़ा था 2-3 महीने पहले की बात है। याद रखना, इंडिया इज पोलियो फ्री। इंडिया वाज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री इन 2014। लास्ट केस वाज रजिस्टर्ड इन इंडिया इन 2011। बट WHO क्या कहता है? 3 इयर्स का गैप देता है कि लास्ट केस के बाद 3 ईयर तक अगर कोई केस नहीं आया तो यू आर पोलियो फ्री। जैसे टीबी फ्री हम 2025 में होने का सपना देख रहे हैं। तो कहा गया कि WHO ने हमें 2014 में फ्री कर दिया पोलियो से। पोलियो एक ऐसी बीमारी जो छोटे छोटे बच्चों को इफेक्ट करती है, उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है तो उन पर इफेक्ट आती है। तो पोलियो के ड्रॉप्स होती है, एक इंजेक्शन होता है, ठीक है। इंडिया में भी केस आया था मेघालय के अंदर, वो वैक्सीन डेराइव्ड था। अमेरिका में वैक्सीन लगाई जाती है, ठीक है, इन्फेक्टेड पोलियो वैक्सीन लगाई जाती है। इन्फेक्टेड वायरस को आपकी बॉडी में डाल दिया जाता है। इनएक्टिव, सॉरी इन्फेक्टेड नहीं, इनएक्टिव है ना, गलत नहीं समझना, इनएक्टिव वायरस मतलब वो एक्टिव नहीं है। जैसे कोरोना वायरस आपकी बॉडी में, कोविशील्ड में इनएक्टिव ही तो था, वो वायरस बॉडी में गया, हमारी बॉडी ने उससे लड़ा। जब हमारी बॉडी उससे लड़ी तो जब लड़ेगी तो लड़ाई होगी तो क्या होगा? गर्मी तो होगी, तो शरीर में गर्मी हो गई। हमने डोलो 650 लेके गर्मी को शांत कर लिया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारी इम्यून सेल उस वायरस से लड़ रही थी जो कि डेड था। वो कुछ करेगा नहीं, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर से लड़ना हमारी सेल्स ने सीख लिया। अब गलती से कोई रियल कोरोना वायरस तुम्हारे अंदर चला गया तो तुम्हारी बॉडी उससे लड़ना जानती है, तुम्हें मरने से बचा लेगी, ठीक है। 2-4 हेल्प लेके डॉक्टरों से तुम बच जाओगे। सेम होता है पोलियो में। तो या तो पोलियो की ड्रॉप्स डाली जाती है ना, 2 बूंद जिंदगी की, देखा होगा आपने बचपन में, पी भी होंगी है ना, 2 बूंद जिंदगी की। या फिर एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसमें इनएक्टिव पोलियो वायरस डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर 40 केस आ चुके हैं। याद रखना, दुनिया में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एकमात्र ऐसे देश है जिनमें आज भी पोलियो के केस आते हैं। इंडिया कब डिक्लेयर हो गया था पोलियो फ्री? 2014 में, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 2-4 बातें सिंपल सी याद रखना, किसके बारे में? पोलियो के बारे में, ठीक है। फैलता कैसे है? तो बच्चों में मैक्सिमम होता है। ये इंडिया की जर्नी है। जैसे कि 2024 मार्च 2024 में WHO ने क्या किया था? एशियन रीजन को पोलियो फ्री कर दिया था, ठीक है। ये 2-4 बातें आप पढ़ सकते हो,
ठीक है। 2 लाख केस हुआ करते थे भारत में, हमने 0 केस कर दिए थे, ठीक है। ये बात भी थोड़ी सी ध्यान रखना। 1995 में फर्स्ट नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेन चलाया गया था, जिसमें घर घर जाकर बूंद डाली गई थी। सिंस देन 2 नेशनल एंड मल्टीपल सब नेशनल कैंपेन्स आर रोल्ड आउट एवरी ईयर। हर साल 2 बार पिलाई जाती है, भी आपको पता है। नेशनल पोलियो कैंपेन नंबर्स 2.3 मिलियन लाख वैक्सीनेशन हुई है। 1,55,000 सुपरवाइजर्स इसमें काम करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात याद रखना, ठीक है। जैसे फैलता कैसे, बच्चों की वजह से। जैसे मान लो बच्चा है, बच्चे में पोलियो है, ठीक है, अडल्ट में तो होता नहीं है। बच्चे ने क्या किया, बच्चा घूम रहा था, ठीक है, बच्चे ने उन्हीं गंदे हाथों से क्या किया, मक्खी बैठी, मक्खी जाकर खाने में बैठी, बच्चे ने फिर खा लिया, ठीक है। उस बच्चे ने क्या किया, ये जो वेस्ट था ये चला गया पानी में, वापस से मछली में चला गया, तुमने मछली पकड़ के खा ली, फिर बच्चा बीमार हो गया, ठीक है, क्योंकि बड़ा है वो तो वैक्सीन ले चुका है, तो बच्चों में इन्फेक्ट ज्यादा होता है। तो सिंपल से 2-4 बातें याद रखना। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। एक बार फिर जाते जाते आप सभी को एक बार फिर आप सभी को जाते जाते दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से सेलिब्रेट करना, बस अपनी सेहत का ध्यान रखना, पोल्यूशन को भी ध्यान में रखना है, ठीक है, ज्यादा ना होने पाए, ठीक है। ऐसा भी ना होने पाए कि सारी रात भर ही तुम पटाखे जलाते रहो, ऐसा भी ना होने पाए कि तुम एक फुलझड़ी भी ना जलाओ, ठीक है। सेलिब्रेट करना, हमारे भगवान राम का त्योहार है, 500 साल बाद हमारे यहाँ पर राम मंदिर बना है, ठीक है। तो अच्छे से सेलिब्रेट करना, क्योंकि मैंने अभी कहा था आप लोगों से कि धर्म है तो समाज है। क्योंकि देखो कुछ हम, ठीक है, हमने वो पढ़ी होगी, हिस्ट्री पढ़ी होगी, है ना, समझना। उसमें हमने देखा था फ्रीडम फाइटर्स जो देश की आजादी के लिए लड़े। कुछ लोग ऐसे थे जो सोसाइटी के लिए लड़े, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ये सब लड़े। इनका मानना था कि अगर धर्म सुधर गया ना तो समाज सुधर जाएगा, समाज सुधर गया तो धर्म सुधर जाएगा। कितनी अच्छी बात है। वेदों के टाइम पर हमारे यहाँ पर इतना अच्छा समाज था कि वहां पर जो महिलाएं थी उनकी पूजा होती थी, है ना, उनकी पूजा की जाती थी, गायों की पूजा की जाती थी। आज देखो हमारा धर्म कैसा हो गया, हम मानते नहीं धर्म को जब तक हमारे ऊपर बात नहीं आ जाती। लेकिन वो गाय जिसको माता कहा जाता है वो सड़कों के ऊपर घूम रही होती है, कचरा खा रही होती है। वो कुत्ता जिसको कहा गया था कि इसको कुत्ते की तरह ट्रीट करना, वो महलों में बैठ के मजे कर रहा है। तो धर्म ही तो चेंज हो गया ना पूरा। तो अगर मुझे धर्म को बचाना है तो समाज बच जाएगा मेरा, मैं समाज बचा लूं तो मेरा समाज धर्म बच जाएगा। यही तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, अपने आर्य समाज बनाया जब। यही तो आपके राजा राम मोहन राय ने कहा था जब उन्होंने आपका ब्रह्म समाज बनाया था 1828 के अंदर। ये सब बातें उन्होंने कही, बड़े बड़े रिफॉर्मर्स ने। आज समझ में आ रही है? तो फिर वही बात, समाज है तो धर्म है, धर्म है तो समाज है। अपने धर्म के फेस्टिवल्स को अच्छे से सेलिब्रेट करना। ओके, मिलते हैं दिवाली के बाद। बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।